स्वामी जी, आप मेडिटेशन शिविर आयोजित करते रहते हैं। तो मेडिटेशन सिर्फ एक टेक्निक है या अध्यात्म का एक हिस्सा है या फिर दोनों है? मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। टेक्निक के बाद में जो घटित होता है वह अनुभूति है। वो बिना टेक्निक के भी अनुभव हो सकता है ना? एक शांत, सजग, निर्विचार की अवस्था, जहां भीतर का अनहद सुनाई दे रहा है, चित्त बिल्कुल शांत हो गया, निर्मल हो गया और हम अपनी परिपूर्ण सजगता में हैं। एट द पीक ऑफ कॉन्शियसनेस, लिसनिंग टू द डिवाइन साउंड, स्टेट ऑफ नो थॉट, नो माइंड, उसका नाम मेडिटेशन है। तो यह किसी क्रिया से प्राप्त हो ये जरूरी नहीं, बिना क्रिया के भी प्राप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति क्रिया को ही ध्यान समझ लेता है वो भटक जाता है। अभी 4 दिन पहले मेरे पास किसी का फोन आया कि हम डायनेमिक मेडिटेशन कर रहे हैं, 3 हफ्ते का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, करीब 2 हफ्ते बीत चुके। 3 चरण तो खूब अच्छे से हो जाते हैं, मैं पूर्णता से अपनी ताकत लगा देती हूँ। उस महिला ने लिखा है लेकिन चौथा चरण बहुत कठिन लगता है, उसमें रेस्टलेसनेस हो जाती है। मैं इंतजार करती हूँ कि कब 5वां चरण शुरू हो और डांस शुरू करूं। अब उसकी बात पढ़कर मुझे आंख में आंसू आ गया। जिस अनुभव के लिए बाकी का सक्रिय ध्यान है, शुरुआत के 3 चरण और अंत का 5वां चरण, वो चौथे चरण की तो खातिर है और चौथे चरण में वो डूब ही नहीं पा रही। तो ध्यान तो उसको हो ही नहीं रहा। टेक्निक उसने पूरी कर दी। उसने बड़े अच्छे से वर्णन किया कि सांस लेने में बहुत मुझे मजा आता है, 100% एनर्जी लगा देती हूँ, कैथारसिस में भी बड़ा रस आता है, सब उसने लिखा। चौथे चरण में बड़ी घबराहट होती, 1-1 मिनट मुश्किल से कटता है। हे भगवान, कब पूरा हो 15 मिनट, ऐसा लगा रहता है। ध्यान का तो ABCD भी हासिल नहीं हुआ, टेक्निक तो पूरी हो गई। तो इस बात को खूब अच्छे से समझना, मेडिटेशन टेक्निक इटसेल्फ इज नॉट मेडिटेशन। उससे सहारा मिल सकता है समझ पूर्वक, अगर हम चले तो उसका उपयोग हो जाएगा, हम उस सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट में पहुंच जाएंगे, समाधि में डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम नासमझी पूर्वक किए तो एक थोथा क्रियाकांड होकर रह जाएगा, वो असली बात मिलेगी ही नहीं। इस बात को खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, और ये मेरा वचन नहीं है, ओशो ने स्वयं एक प्रवचन में कहा है, अंग्रेजी प्रवचन में, ओशो की किताब मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में यह लिखा हुआ है। डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्मा मेडिटेशन, एक्सेट्रा, दीज आर नॉट रियली मेडिटेशन। ये ओशो का वचन है। हिंदी की किताब ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति में भी इसका अनुवाद छपा है। ओशो कह रहे हैं सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान इत्यादि ये विधियां ध्यान नहीं है। हाँ, इन विधियों के सहयोग से तुम उस जगह पहुंच सकते हो जहां पर ध्यान घटता है। और फिर ओशो ने एक उदाहरण दिया है इसके आगे कि जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार होते हैं, मंच पर उनका प्रोग्राम होता है तो आधा घंटा तो इसी में बीत जाता है। कोई सितार के तार कस रहा है, ढीले कर रहा है, तबलची तबला ठोक रहा है, हथौड़ी ठक 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 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। आधा घंटा तो साज बिठाने में चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई वेस्टर्नर आया है पर्यटक घूमने के लिए, उसने सुना कि कोई महान शास्त्रीय संगीतकार का प्रोग्राम है, वो भी सुनने चला गया। आधा घंटे में वो उठ के खड़ा हो जाता ताली बजा के, वाह 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 बहुत अच्छा हुआ। अभी तो संगीत शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ठोकर ठाकी चल रही थी, साज बिठाए जा रहे थे, असली संगीत तो इसके बाद अब होना था। तो कई लोग साज बिठाने को ही संगीत समझ लेते हैं, तो बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। ओशो ने यह उदाहरण देकर समझाया है कि ठीक इसी प्रकार ध्यान की विधियां हैं, वो स्वयं ध्यान नहीं है, वो तो ध्यान की तैयारी है। ये शरीर रूपी मन रूपी साज बैठ जाए, फिट बैठ जाए, इसकी ट्यूनिंग हो जाए, ताकि वह संगीत पैदा हो सके, जिसे संतों ने अनाहत नाद कहा है, एक ओंकार सतनाम कहा है। जापान के झेन फकीर जिसे साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहते हैं, वो सुनाई दे तुमको, महासंगीत, परमात्मा की आवाज सुनाई दे। तो मेडिटेशन टेक्निक साज बिठाने जैसी है, और उस महासंगीत में डूबकर लौलीन हो जाना, वह असली ध्यान है। ऐसा ओशो ने स्पष्ट रूप से एक बार नहीं अनेक बार समझाया है। फिर भी बहुत लोग टेक्निक को ही ध्यान समझ लेते हैं और बड़ी गलती हो जाती है। स्वामी जी, ओशो जी ने इतने सारे पुस्तक अ,
लिखे 650 से ज्यादा। तो वो सब कैसे लिखे गए उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर उनके प्रवचन का ही हिस्सा बुक में है। तो वो कौन इस प्रवचन को ट्रांसलेट करके लिखता था, और वो बुक की प्रोसेसिंग वो है, वो क्या होती थी लेखन प्रक्रिया? ओशो केवल प्रवचन देते थे। उन्होंने जो भी अभिव्यक्त किया है वह बोलकर किया है, उनका लिखा हुआ बहुत कम है। उस जमाने का जब टेप रिकॉर्डर नहीं हुआ करते थे, उस समय ओशो ने स्वयं भी कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है वह। उस सब की पांडुलिपि मौजूद है। संन्यास डॉट विकी वेबसाइट पर जाकर आप ओशो की हस्तलिखित, उनकी हैंड राइटिंग में वह सब पांडुलिपियां देख सकते हैं। तो वह सामग्री थोड़ी सी है। ओशो ने पत्र लिखे हैं, बहुत हजारों पत्र लिखे हैं साधक साधिकाओं को, ध्यान संबंधी निर्देश दिए हैं, जीवन के समस्याओं के हल दिए हैं। तो ओशो की पत्र वाली किताबें, जिनकी गिनती लगभग 10 से ज्यादा है, वो तो उनकी हैंड रिटन है। और सन 1962 के पहले वाले कुछ आर्टिकल्स उनके हैंड रिटन है। उस समय टेप रिकॉर्डर नहीं था। बाद में जब से टेप रिकॉर्डर आया है, उन्होंने केवल बोलकर ही अपनी बात कही है। लिखने में तो बहुत वक्त लगता है, और वो इतने व्यस्त रहते थे, कई बार तो दिन में 3-3 प्रवचन होते थे, सुबह कहीं बोल रहे हैं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं और। बोलकर संक्षिप्त में वह 1 घंटे में जो बात हो जाती थी, लिखने में तो उसको 4 दिन लगेंगे। वो लिखता था कौन? वो लिखने की प्रोसेस कौन? अलग अलग लोग थे जो उनके निकट रहा करते थे, जो उनके शिष्य थे। जब वो जौलपुर में रहते थे उस समय मेरे कजिन ब्रदर थे अरविंद जैन, मेरी कजिन सिस्टर थी क्रांति दीदी, मेरे एक भाई हैं स्वामी निकलंक भारती। उनकी पढ़ाई जब पूरी हो गई, वो भी इस काम में बहुत मदद करते थे। तो टेप रिकॉर्डर से सुन को उसको लिखना बड़ा ही मेहनत का काम था। जौलपुर के 1-2 मित्र और थे जो इस काम में मदद किया करते थे। फिर बाद में जब ओशो बम्बई शिफ्ट हो गए, वहां पर और भी एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया जो ओशो के प्रवचन को सुन के लिखा करता था। फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होती थी, कहीं लिखने में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। एक सेकंड व्यक्ति उसको फिर से चेक करेगा, कहीं कुछ चूक तो नहीं गए। फिर प्रिंट होने जाएगी। पुराने जमाने में डिजिटल प्रिंटिंग नहीं होती थी, एक एक अक्षर सेटिंग किया जाता था, आपको पता होगा, है ना? तो फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती थी कि जैसा लिखा गया है वैसा ही है कि नहीं, कहीं कोई शब्द छूट तो नहीं गया, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। उसको करेक्शन के बाद फिर एक फाइनल प्रूफ रीडिंग होती थी कि अब सब ठीक है, और तब किताब छपने जाती थी। तो लंबी प्रोसेस होती थी। बहुत सारे मित्रों ने इसमें सहयोग किया है। आप पुराने जो भी प्रथम संस्करण देखेंगे, उसमें हमेशा संपादक का और संकलक का नाम लिखा रहता है, वह कार्य किसने किया है। बाद में पूना 2 डेज़ के बाद उन लोगों ने धीरे-धीरे वो सारे नाम हटा दिए। अब किसी का नाम कहीं नहीं है कि किसने संपादन किया, किसने संकलन किया। अब तो तारीख भी हटा दी गई है कि किस तारीख का प्रवचन है, कहाँ पर दिया गया था, वो स्थान का नाम भी हटा दिया गया है। तो अब सब चीज़ें बदल गई, लेकिन इन सब के प्रथम संस्करण में सब कुछ लिखा है। किस स्थान पर प्रवचन दिया था, किस तारीख को दिया था, वो संकलन किसने किया है, इसकी एडिटिंग किसने की है, सब लिखा हुआ है। हमारे एक मित्र ने ओशो की सारी किताबों के प्रथम संस्करण का स्कैन इमेज पीडीएफ के रूप में संकलित की है, ताकि पुरानी इन चीजों का स्थायी रूप से एक प्रमाण रह सके। क्योंकि बाद में हो सकता है आज के ज़माने में कोई किताब का टेक्स्ट बदल दे, उसने जो बात नहीं की वो लिख दे, जो कहा था उसमें से हटा दे, चेंज कर दे। ऐसा हो रहा है, कुछ प्रकाशक चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं बचेगा। ऑडियो में भी एडिटिंग की जा सकती है, कुछ हिस्सा हटाया जा सकता है, किताब में से हटाया जा सकता है, तो प्रमाण क्या रहेगा कि ओशो ने ये कहा कि नहीं कहा। तो हमने इसमें बहुत मेहनत की है। उन सारी प्रथम संस्करण के स्कैन इमेज करके उनको संरक्षित किया है, और उनको सबके लिए सर्वसुलभ कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उनको डाउनलोड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के पास एक सबूत हो, ये है ओशो का कहा हुआ, है ना? बाद में किसी ने कुछ चेंज कर दिए तो उसको हम पहचान सकेंगे, नहीं तो कैसे पहचानेंगे? कोई उपाय ही नहीं बचता। तो ये एक बड़ा काम अभी रिसेंटली हो गया है, और ये तभी हो सकता था जब ये कंप्यूटर और डिजिटल चीज़ें इतनी विकसित हो गई। अब हम प्रथम संस्करण की डिजिटल कॉपी सेव कर सकते हैं, जिसमें कोई एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एज ए फोटोग्राफ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वामी जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन। आज आप ओशो को किस तरह याद करते हैं? आप कितना मिस करते हैं उनको? भाई मिस तो उनको करते हैं जिनको भूल जाते हैं, उनकी याद करनी पड़ती है।
ओशो तो हमारे रग-रग में बसे हुए हैं, हमारे खून में प्रवाहित हो रहे हैं, हृदय में धड़क रहे हैं, सांसों में मौजूद हैं। तो उनकी स्मृति ऐसी नहीं है कि हम किसी घटना की स्मृति के रूप में उनको देखते हैं। हमको तो ऐसा लगता है हम उन्हीं को जी रहे हैं, हम उन्हीं के संग-साथ हैं। जैसे फिज़िकली रूप से उनके संग-साथ होते थे, वैसे ही हम उनको अभी भी एहसास करते हैं। पहले वो बाहर थे, अब वो भीतर समा गए हैं और जैसा मुझे लगता है, ऐसा ही हर शिष्य को लगता है। ओशो ने कहा भी है कि मैं जाऊँगा कहाँ शरीर से छोड़कर, यहीं हवाओं में फैल जाऊँगा, तुम सब में लीन हो जाऊँगा, तुम्हारे कंठ से बोलूँगा, तुम्हारी आँखों से देखूँगा, तुम्हारे भीतर से महसूस करूँगा। तो जैसा उन्होंने वायदा किया था, ठीक वैसा ही हो रहा है। हम ओशो को अपने संग साथी महसूस करते हैं और इसलिए अलग से कोई याद करने जैसी कोई बात नहीं है। याद तो उन्हें किया जाता है जिनको हम भूल-भूल जाते हैं। ठीक है मेहता जी?